हम्म, चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखते हैं क्या क्या हमने किया था। हम वो पहले रिवाइज करेंगे फिर आगे करेंगे। रिकॉर्ड का ऑप्शन तो मैंने ऑन कर दिया है, देखो जरा फिर चेक कर लो। हाँ, हो रहा है, ठीक है। देखो जी, पिछले क्लास में जितने भी टॉपिक हमने करा था बहुत ही आसान था। हमने किया था रिटर्न ओरल वाला करके, उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन कर लिया था, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन किया था। फिर हाँ जी, हमने किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब था जहां पे हम लिखते बोलते नहीं थे, ठीक है। हम क्या क्या करते थे, अपने फेस को एक्सप्रेस करके, अपने गेस्चर को शो करके, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस को, मूवमेंट्स को, हेड को हिला के ऐसे ऐसे बाएं दाएं सारा कुछ करके, या आई कांटेक्ट करके, शरीर के इशारों से हम ये शो करते थे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान था। फेशियल एक्सप्रेशन क्या था बताइए, इसके लिए एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि जैसे हमें खुशी जाहिर करनी होती है तो हम मुस्कुरा सकते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस मैंने बताया था, अगर आप सीधे बैठे हो क्लास में तो पता चल रहा है कि यू आर इंटरेस्टिंग इन द क्लास। गेस्चर से आप बताते थे, मूवमेंट, हैंड मूवमेंट से बताते हैं कि थे, हेड को नोट करते थे, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। आई कांटेक्ट मीन्स आप समझ पा रहे हो। जब आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल इस तरीके से। ये वैसे ही बहुत आसान था जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कैसे हम बात करें दैट विल डिपेंड अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का साइज एंड पॉलिसी। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो आप वैसे ही आपस में बात कर लो, वर्बली ओरली। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि आप रिटर्न में करो, तब तो बड़ा छोटा क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर ऑफ मैसेज, अगर नॉर्मल बात है तो फोन करके बता दो, इंपॉर्टेंट बात है तो आप ईमेल करो, क्योंकि ईमेल करोगे तो वो आदमी रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने किसी को काम दिया, दूसरा बंदा बोल रहा है सर आपने तो कोई काम ही नहीं दिया, अब आपने ईमेल करा हुआ है तो वो ऐसा मुकर नहीं सकता है। डिस्टेंस इन्वॉल्व, अगर बहुत दूरी है, ठीक है, या पास है, तो अब अगर आपके बगल में आदमी बैठा है तो उसको आप बोल दोगे। अगर कोई आदमी दूर है, यूएस है, तो या तो उसे मेल कर दोगे। कॉस्ट फैक्टर, देखो मैंने स्पीड पोस्ट वाला आपको बोला था एग्जांपल, कि अगर कॉस्ट महंगा पड़ रहा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको मैसेज करना, या मैसेज करना इंपॉर्टेंट भी है तो कॉस्ट इतना है कि यू कांट बियर, देन आप सस्ता सा रिसोर्स, मतलब आप सस्ता वाला चीज इस्तेमाल करोगे। और आखिरी था रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास, मान लो कि मोड है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तब आप क्या यूज करोगे, लैपटॉप या मोबाइल फोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वॉइस करोगे। जैसे हमने देखा था कि कितने सारे होते थे, सिनेमा होता था, वर विजुअल ऑडियो प्रेजेंटेशन होता था। अब विजुअल ऑडियो प्रेजेंटेशन तभी दोगे ना जब आपके पास प्रोजेक्टर होगा और सारी चीजें होंगी। तो ये सब अगर आपके पास वस्तु है तब कर पाओगे, वस्तु नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ये सब डिपेंड करेगा। आगे हमने करा था कुछ एग्जाम्पल कि डिजिटल, आज डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। हम करते हैं ईमेल का इस्तेमाल, हम करते हैं मैसेज का इस्तेमाल, हम करते हैं फोन का इस्तेमाल, हम करते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस का इस्तेमाल, हम बनाते हैं फोरम, न्यूज ग्रुप फेसबुक पे, हम ब्लॉग्स लिखते हैं, हम स्काइप का इस्तेमाल करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं जूम के द्वारा। ये सारी चीजें हमने पढ़ाई करी थी। मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या आपको ये समझ में आया था या क्या है। हाँ आया था। हाँ, क्योंकि आसान था। देखो, आज की क्लास का टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको हम अभी नहीं करेंगे। एक टॉपिक है, उसके करने के बाद हमें ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि इतना टेक्निकल नहीं है, और जितना आसान आप करते आ रहे हो उसके बाद एक करोगे तो थोड़ा सा आपको वैसे। हालांकि मैंने जो एक कराया था ना, अपवर्ड डाउनवर्ड, उसी से ये मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लास में करेंगे इसको।
पहले आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जो कि आसान भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं। देखो, आपने कम्युनिकेशन देखा, आपने क्या सीखा कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। कम्युनिकेशन देखा, आपने इसका इम्पोर्टेंस देखा, ठीक है, आपने इसके मोड को देखा, ठीक है, आपने इसके टाइप को देखा। पर इसके साथ साथ एक चीज होता है जो कम्युनिकेशन किसी तरीके का भी हो, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, मोड, टाइप्स, जैसे कम्युनिकेशन कुछ भी है, वो इनको ना हैम्पर करेगा। मतलब आज का जो टॉपिक है वो है बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब ये जो बैरियर होगा, ये किसी भी टाइप में आ सकता है। जैसे आप चिट्ठी लिख रहे हो, चाहे टेलीफोन कर रहे हो तो आपका नेटवर्क इशू कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, लाइट चली गई। ये बैरियर जो है, ये टेक्निकली भी हो सकता है और नेचुरल कारणों से भी हो सकता है। हम सब डे टू डे लाइफ में जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं बचपन से कम्युनिकेशन का, आप कोई भी मुझे 2-3 एग्जांपल दीजिए जिससे आपको बहुत गुस्सा आया हो और लगा हो अरे यार बात नहीं हो पा रही, या यार ये सही से नहीं हो पा रहा है। चाहे जूम क्लास में, चाहे टेलीफोन करते समय, चाहे टीवी देखते समय, या इंटरनेट फेसबुक पे करते समय, आपको कौन-कौन सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है जिसको आप बैरियर टू कम्युनिकेशन में शामिल कर सकते हो? एक-एक करके बताइए। जब नेट स्लो चलता है। अच्छा, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? अगर नेट स्लो चले तो कैसा बैरियर? बताइए। चलिए मैं, नेटवर्क की स्पीड कम होना। हाँ जी, आपने बोला नेटवर्क इशू, बहुत बढ़िया। नेटवर्क इशू, शाबाश। चलिए आरती, आप भी एक आध बताइए। सर इलेक्ट्रिसिटी इश्यू भी हो सकती है, क्योंकि जैसे एग्जाम्स होते हैं उस टाइम पे लाइट हमेशा जाती है। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इशू। सर फोन चार्ज ना रहना। देखो ये सारे ना इसी इशू में आ जाएगा ना, फिजिकल इशू, फोन चार्ज नहीं होना। इसने बोला अच्छा। एक तरीके का अब देखो लाइट नहीं है तो फोन कैसे चार्ज होगा, है ना? हाँ। ठीक है। इसके अलावा अब जरा मैसेज में के अंदर घुसो कि मैसेज करते समय क्या क्या दिक्कत आता है। हमने जैसे किसी को बोलने गए, मान लो कि आपको किसी को कुछ बात बोलनी है, आप गए और बोल दिया। आपको कुछ मैसेज देना है और वो इम्पोर्टेंट है, आप गए और जाके मुंह पे बोल दिया, फिर लगा वो समझा नहीं, या आपको लगा अरे यार इसको थोड़ा सा मुझे प्लान करना चाहिए था। लगता है ना आपको, कभी कभी लगा ना कि यार इसको ना मुझे थोड़ा प्लान करना चाहिए था। आपने एक चिट्ठी लिख दी, या आपने उठा एक मेल करना, फटाफट मेल कर दिया, हड़बड़ में आपने मेल कर दिया। बाद में क्या आप रियलाइज करते हो कि यार थोड़ा सा ना मुझे प्लान, थोड़ा रफ वर्क कर लेना चाहिए था। क्या ऐसा कभी लगता है आपको? हाँ। है ना? तो देखो, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, देखना ये बिल्कुल हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है वो है लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग। अब इसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल देखो क्या होगा। जैसे आपने एक एड देखा होगा टीवी पे। टीवी वाले एड पे क्या होता है, टीवी का एड था वो एक मूवी का छोटा सा पार्ट था कि उसमें जो नेता होता है वो वहां चला जाता है। अभी ना यूट्यूब पे आ रखा था वो कॉमेडी, कितने को यूट्यूब पे तुमने देखा है, छोटे छोटे क्लिप 12 मिनट के 10 मिनट के आते रहते हैं, कॉमेडी वाले, इस वाले कपिल शर्मा वाले, उसमें मैंने देखा था कि वो नेता जाता है और जाके एक लीडर होती है उसके घर के सामने धरना करता है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो सेक्रेटरी बाहर निकलती है, वो बोलती है कि अरे मांगे क्या है, हमारी मांगे पूरी करो हमारी। और फिर उसके अरे अपनी मांगे तो बताओ। वो नेता चिल्लाता रहता है हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। फिर उसके बाद बहुत सोच समझने के बाद वो बोलता, एक मिनट बच्चे रुक जाओ, एक लाइन। हेलो,
गुड मॉर्निंग, एक्चुअली मैं आई एम टेकिंग क्लास। ओके, थैंक यू। तो देखो बच्चों, फिर उससे पूछता है क्या है, कह रहे ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये पेड़ नहीं कटनी चाहिए। तो बोलता है अरे आप गलत मंत्री के पास आ गए हो, ये पर्यावरण मंत्री नहीं है, ये दूर संचार मंत्री है। तो कहता अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर भागता है। अब देखो, उस नेता ने दो गलतियां करी। एक तो कहाँ जाना है प्लेस, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करी। दूसरी, उसे बोलना क्या है, बोलना क्या है मतलब उसने ऑडियंस को भी नहीं सुना, सोचा, प्लान करा, और ना ही उसने वर्ड्स को प्लान करे। बस उसने अपने फॉलोअर्स को बुलाया और प्रदर्शन करने चला गया। कभी कभी आप देखना, जब आप उसको सुनोगे, कांग्रेस का जो वो लीडर है जिसको सब बोलते नहीं रहते कि ये क्या है, बच्चा है, उसका वो कौन सा गांधी है, राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो उसको सोच के लगता है अबे क्या है, प्लान करके तो हाँ भाई बोल। तो उसके कम्युनिकेशन का मतलब ना बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि वो बंदा ना प्लान करके नहीं बोलता। अब कभी ना आप मोदी जी का सुनना, वो क्या करते हैं, जहां जाते हैं ना, पहले उस वहां के लोगों का, उस चीज का पता नहीं कितना फील्ड वर्क करके जाते हैं। कुछ भाषा भी वहां का बोल देंगे वो, ठीक है, वहां की कुछ तारीफ कर देंगे वो। जब वो सीए के उसमें आए थे हमारे सेमिनार में, तो ऐसा लग रहा था कि यार, तब वो बने बने थे, 2017 की बात है, तीसरा साल था उनको पीएम बने। पर भाई वो इतना ज्यादा अच्छा बोल रहे थे और सभी लोग खुश भी हो रहे थे, क्योंकि लग रहा था ये बंदा तो हमारे बारे में जानता है। अब आपने किसी को ईमेल करा, प्लानिंग नहीं करी, तो भाई आप अच्छे से उसे नहीं समझा पाओगे, नहीं बोल पाओगे, और आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, बेकार चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है, सेकंड, इसको बोलते हैं फॉल्स एजम्पशन। इनमें ना जरा तुम एक एक लाइन लिख लो। पहला लिखो लैक ऑफ प्लानिंग में, जरा एक लाइन लिखना दोस्त, जल्दी से अपना नोटबुक और पेन निकालो। निकाल लिया भैया। लिखो वन नीड्स टू नो, वन नीड्स टू नो। लैक ऑफ प्लानिंग के अंदर लिखना है। हाँ, पहले लैक ऑफ प्लानिंग लिख लो, फिर इसका वन नीड्स टू नो one's own ability, one's own ability, OWN, own, to express the message well। सबसे पहले जो आदमी कम्युनिकेट कर रहा है उसे जानना टू एक्सप्रेस ना। हाँ, टू एक्सप्रेस द मैसेज वेल। अच्छा। फुल स्टॉप देके दूसरा लिखो इसी के आगे, इफ अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, if message is communicated without adequate planning, the desired result would not be obtained। बिना प्लान के मैसेज करोगे तो जो चाहत है आपके कम्युनिकेशन का वो अचीव नहीं हो पाएगा। विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, कॉमा, द डिजायर्ड रिजल्ट would not be obtained। लिख लिया। ठीक है, दूसरा लिखो फॉल्स assumption के आगे, फॉल्स assumption लिखो, फिर आगे लिखो
फाल्स एजम्पशन लिखा आपने। फाल्स एजम्पशन के आगे आप लोग सिंपल एक लिख लो, बस ऐसे लिखे एग्जाम्पल लीन आइडिया वाला 6 सिग्मा वाला। अब सुनो, जब ना आप जॉब करने जाओगे तो नॉर्मली जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनमें ना लोग बात करेंगे 6 सिग्मा के बारे में, लीन आइडियाज के बारे में। अब ये होता क्या है, जैसे समझो ये लोग जैपनीज, इनमें शायद 6 सिग्मा या लीन में से कोई एक ऐसा है जो जापान का था। आपने देखा है कि दो देश ऐसे थे, दो शहर ऐसे थे जापान के जहां पे परमाणु अटैक हुआ था और जापान बहुत तरीके से बर्बाद हो चुका था। फिर भी आज जापान जो है उसकी स्थिति बड़ी अच्छी होती है, इवन वहां पे भूकंप आते रहते हैं, पर वहां की टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी एडवांस है। हमारे दिल्ली का जो मेट्रो बन रहा है, और तुमने सुना होगा कि जो एक और तेज जो ट्रेन आने वाला है, पता नहीं उसका कुछ नाम रखा है मोदी जी ने, अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, बुलेट ट्रेन। तो वो भी उसमें पैसा जो लगा रहा है वो जापान लगा रहा है। एक बात बताओ, कोई छोटा सा देश जिसपे परमाणु अटैक भी हो रखा है, वो इतना आज पैसे वाला और इतना स्ट्रांग कैसे है? क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती हैं। जब आज हम एक प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, समझिए, और वो हम घर लाते हैं और वो खराब निकल जाए या वो क्वालिटी पे ना उतरे, बताओ कितने लोगों का नुकसान हुआ? एक तो खरीदने वाले का, दूसरा बेचने वाले का गुडविल का। आपने एक टीवी बनाया, 20,000 रुपए खर्च किया और उसे 50,000 रुपए में बेच रहे हो। खरीदा जिसने 50,000, उसका टीवी खराब निकला, 1 साल तक तो ठीक है, वारंटी पीरियड तक ठीक है, 1 साल बाद खराब हो गया। क्या आप लोग टीवी खरीदते हो तो इसलिए खरीदते हो कि भाई 1 साल चल जाए उसके बाद खराब हो जाए? कोई भी इंसान पागल नहीं होता जो 50,000 रुपए खर्च करके, एक कंपनी तो 1 साल की गारंटी देती है, पर सब लोग यही सोच के लेते हैं कि 5 साल 7 साल तो टीवी चलेगा। और एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसका टीवी लोग खरीद के ले जाते हैं, वो 1 साल बाद खराब हो जाता है। अब जरा खुद सोचो, हर एक इंसान क्या हर 1 साल बाद 50,000 रुपए अपने टीवी पे खर्चा करेगा? और अगर वो कर रहा है तो देखो क्या हो रहा है, उसका एक तो पैसा बर्बाद जा रहा है, दूसरा मैन्युफैक्चरर ने जो प्लास्टिक इस्तेमाल करा, जो लैंड, लेबर और कैपिटल जो इस्तेमाल करा गया, इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हो, वो सब तो बर्बाद गया, क्योंकि खराब हुई टीवी अब तो कबाड़ी में जाएगी। ये सारी दिक्कतें क्यों आई? क्योंकि उस कंपनी ने क्वालिटी पे काम नहीं किया। और जो जापान है, उन लोगों ने क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। 6 सिग्मा बात करता है 99.9999%, ठीक है, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट के लिए, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट के बारे में। मतलब अगर आप समझो 99.999999 मतलब लाखों प्रोडक्ट निकलेगा, समझो मान लो 5 लाख प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हो सकता है कि खराब निकले। अब मुझे बताओ ऐसी कंपनी का गुडविल कितना बढ़ेगा? उस कंपनी को लोग कंप्लेन करने वाले भी कम होंगे, वारंटी पीरियड में भी खराब हो जाता है वैसी भी स्थिति नहीं आएगी, उस कंपनी का भी पैसा बच रहा है और उस देश का भी पैसा बच रहा है। अब मुझे बताइए, जापान आगे जाएगा कि इंडिया ऐसे में आगे जाएगी? भाई जापान ऐसे में आगे जाएगा। तो जापान जापान। लीन आइडियाज, 6 सिग्मा, ये सारे आविष्कार हुए। अब लीन आइडियाज और 6 सिग्मा क्या बोलता है कि हम अपने प्रोसेस को, लीन आइडियाज बोलता है कि हमने अपने प्रोसेस को इतना ज्यादा इंप्रूव करना है कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी निकले और कॉस्ट भी कम आए और टाइम भी कम लगे। क्या क्या कम लगा? टाइम कम लगा, कॉस्ट कम लगा और क्वालिटी प्रोडक्ट निकला। 6 सिग्मा भी इसी तरीके से मिलता जुलता है, ठीक है। अब आप गए, आपको पता है, आपको तो पता चल गया कि 6 सिग्मा का क्या है, लीन आइडियाज क्या है, और वो भी थोड़ा सा पता चला, पर आपने किताब से पूरा पढ़ लिया,
और आप एक कंपनी में मैनेजर बन गए और वहां पे गए और वर्कर सब खड़े थे और आपने भाषण देना शुरू किया कि लीन आइडियाज फॉलो करते समय या सिक्स सिग्मा फॉलो करते समय आपने ये डिफेक्ट करा है, आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा। अब मुझे बताइए सारे वर्कर ऐसे देखेंगे आपको, अभी ये बोल क्या रहा है, सिक्स सिग्मा लीन आइडियाज। इसका मतलब क्या है, आपने अपने दिमाग में क्या एजम्पशन दिया कि जो वो वर्कर है वो पढ़ के आया होगा सिक्स सिग्मा और लीन आइडियाज के बारे में, और वर्कर क्या सोच रहा है कि जो आएगा मैनेजर बोलने वो भाषा बोलेगा, उन चीजों के बारे में बात करेगा जिसके बारे में हम समझते हैं, और रिजल्ट क्या निकलेगा, ना मैनेजर वर्कर को समझा पाएगा और ना वर्कर मैनेजर की बात समझ पाएंगे। मैनेजर हैज in his mind a false assumption about workers that they knows about Six Sigma और lean ideas। तो कहीं भी आप जाओ तो अपने दिमाग में ना फॉल्स एजम्पशन लेके मत जाओ कि जो आप बोलने जा रहे हैं या जो समझते हो वो सामने वाला समझेगा। आपको पहले जानना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं या वो क्या, मैं अगर ये एजम्पशन इस्तेमाल करने जा रहा हूं तो पहले मैं उसे ये एजम्पशन समझाऊं। जो टेक्निक आप इस्तेमाल करने जा रहे हो पहले उस टेक्निक के बारे में आप समझाओगे। जैसे आप गेम्स के रूल, अगर आपको किसी के साथ कोई गेम खेलना है पहले उसके रूल्स बताओगे तब तो वो गेम खेल पाएगा, नहीं तो वो गेम को समझ नहीं पाएगा। इसी तरीके से जब हम किसी से बात करने जाएं तो जो अजम्पशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमें ये पता कर लेना चाहिए कि उस पर्सन को इसका नॉलेज हो, या हम उस पर्सन को सबसे पहले बता दें कि नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस अजम्पशन। अकबर के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो पहले आपको अकबर के बारे में बताना होगा, फिर आप अकबर में क्वेश्चन पूछोगे। बच्चों क्या फालतू बारे में समझ में आया? और लीन आइडिया वाला जो है ना, ये आपके किताब के एग्जाम्पल में भी दे रखा है और ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, मैंने इसीलिए आपको बताया। बताइए जल्दी से, मुझे क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे जाऊं बच्चों? हाँ या ना बोलो, ना बोलोगे तो फिर बताऊंगा, हाँ बोलोगे तो आगे जाऊंगा। भैया यस से समझ आ गया। ठीक है, थर्ड लिखो बच्चों, थर्ड लिखो। सबसे पहले आपने इसका मीनिंग लिखना है। The quality of being open to more than one ये जरा उतार लो। लिख लिया भैया। सबने लिख लिया? भैया एक सेकेंड। हाँ लिखो। हो गया। ये हिंदी वाला भी लिख लो, अस्पष्टता।
अस्पष्टता लिख लो। ये स में आधा ट लगा हुआ है। डन भैया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, ये ना थोड़ा ना अजम्पशन से रिलेटेड है, जो पिछला पॉइंट पढ़ा आपने। देखिए, आपको प्लानिंग, जो पहला पॉइंट पढ़ा आपने, प्लानिंग आपको थोड़ा सा आपको अजम्पशन से रिलेटेड मिल रहा होगा कि आपने पहले प्लानिंग करना है कि मुझे ना अजम्पशन को ना एक्सप्लेन करना है। कहानी क्या बनेगी इससे कि बात करने से पहले ये सोच के जाओ, प्लान करके जाओ कि हम क्या बोलने वाले हैं, उसके मीनिंग को समझाओ, क्या बोलने वाले, और उसके मीनिंग को अच्छे से एक्सप्रेस करो। ये स्टेप्स में है, तो ये बैरियर्स, पर इसको आप स्टेप में समझने के लिए डाल रहे हो। सबसे पहले प्लानिंग कर लो कि हमें एजम्पशन को समझाना है। प्लानिंग करके चलो कि हमें एजम्पशन को समझाना है। एम्बिगिटी मतलब होता है अस्पष्टता। जरा सोचिए, अगर आप क्या बोलने जा रहे हैं, जरा म्यूट करिए, किसी ने अनम्यूट करा हुआ है। आप भाषण देने क्या जा रहे हैं या अगर आप कम्युनिकेट करने क्या जा रहे हैं, ये आपके मन में है, आपके दिमाग में है। जब आपने बोलना शुरू किया, आपके शब्द निकल रहे हैं, पर मन में क्या है, ये सामने वाले आदमी को पता नहीं चलेगा। अगर आपने क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया या और ऐसे शब्द बोले जिससे कि दो मीनिंग निकल सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। जैसे आपने देखा होगा कि श्रीमद् भागवत होता है या गीता होता है, गीता के एक श्लोक के लिए पचासों, सैकड़ों, हजारों लोगों ने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करा। अगर गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन ने अपने कौरव भाइयों को मारा, तो एक जो एक्सप्लेन करने वाला आदमी है वो क्या बोल रहा है कि वो उसके भाई थे और उसने उसको मारा। जो दूसरा है वो क्या बोल रहा है कि अर्जुन कोई अर्जुन नहीं था, एक हम सब इंसान हैं अर्जुन की तरह ही, और हमारे कुछ बुराइयां थी, उन्होंने कौरवों को ना बुराई बताया है और हम इस बुराई पे जीत पाए। इसको जो राइटर है उसने दिया है दुर्योधन और इसका इसका नाम। किसी ने बोला कि धृतराष्ट्र जो था उसका पिता वो अंधा था। वैसे ही किसी और ने समझाने को बोला कि जो एक लाडला बेटा होता है उसका पिता क्या होता है, अंधा होता है। कुछ भी बच्चा करता है उसे इग्नोर करता है। एक ने बोला कि वो सच में आंखों से अंधा था, दूसरे ने बोला कि उसके माया का पर्दा उसकी आंखों में चढ़ा हुआ था इसलिए अंधा था। अब मुझे बताइए, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो रहा है, किसी शब्द को एक्सप्लेन करना है, किसी शब्द के बारे में मतलब निकालना। अब आप जाते हो भाषण देने और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, ऐसे लाइनों का प्रयोग करते हो, मुहावरों में बात करते हो, ठीक है, दोहों में बात करते हो, जिससे कि जो श्रोता है वो उसका अलग अलग मीनिंग निकाल सकता है। तो क्या आपका कम्युनिकेशन सफल माना जाएगा? Is your communication will be called successful in case you are using ambiguity words? Means that word has many interpretation. जब लॉ बनता है, अभी आप लॉ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होगे, तो सर इसका ना लॉ पहले आपको बेयर एक्ट पढ़ाते होंगे और बेयर एक्ट को वो इंटरप्रीट करते होंगे। बताइए, क्या आपको संजय सर ने इंटरप्रिटेशन वर्ड यूज करा है, बोला कि मैं इसको इंटरप्रीट करता हूँ, इसे एक्सप्लेन करता हूँ? कभी आपने सुना? बोलो ना। भैया अभी तक तो नहीं सुना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सुनोगे इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, आगे पता चलेगा आपको। लॉ जब आप पढ़ोगे आगे जितने भी लेवल पे,
लॉ का सिर्फ इंटरप्रिटेशन होता है। जो बेयर एक्ट होती है वो 100 पन्नों की होती है, मैं एग्जांपल दूंगा, और इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो 1000 वर्ड में चला जाता है। जो बजट निकलता है आप देखना, उसकी कॉपी जो होती है 60-70 पेजों की होती है, पर उसके लिए जो बुक निकाल देते हैं सारे ऑथर्स, वो बहुत ही मोटी निकलती है, 500 पेजेस वगैरह की। ये क्या करा गया है, बेयर एक्ट को इंटरप्रीट करा गया है। तो ये यही बता रहा है कि आपको ना ऐसे बोलना है कि समझ में आए। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल दूं तो, आप हो मैनेजर, आपने बोला एम्प्लॉय को कि प्रोडक्ट डिलीवर करना है कस्टमर को, इसकी रिपोर्ट मुझे संडे तक सेट, इसकी रिपोर्ट, ये प्रोडक्ट की रिपोर्ट मुझे ट्यूसडे तक दे देना। फिर से समझो, आपने एम्प्लॉय को बोला कि प्रोडक्ट डिलीवर होनी है कस्टमर को, ध्यान से, प्रोडक्ट डिलीवर होनी है कस्टमर को, और रिपोर्ट मुझे ट्यूसडे तक देना। कब डिलीवर करनी है मुझे बताइए। मैनेजर ने बोला कि कब डिलीवर करना है, मैनेजर ने बोला प्रोडक्ट डिलीवर करना है कस्टमर को, इसका रिपोर्ट मुझे कमिंग ट्यूसडे को देना। मतलब इसने ये बात सैटरडे को बोली, तो इसका मतलब मंडे ट्यूसडे, संडे को बेचारा घर बैठेगा, मंडे को ऑफिस आएगा और ट्यूसडे को रिपोर्ट बना के दे देगा। डिलीवर करना है कस्टमर को रिपोर्ट, सॉरी प्रोडक्ट, इसकी रिपोर्ट देनी है ट्यूसडे तक। अब एम्प्लॉय को क्या बताया मैनेजर ने कि ये प्रोडक्ट भी डिलीवर करना है या नहीं करना है ट्यूसडे तक? प्लीज बताइए, फिर से सुनिए। ये है मैनेजर, मैनेजर ने बोला एम्प्लॉय को कि हे एम्प्लॉय, ट्यूसडे तक तू मेरे को रिपोर्ट दे दे, ठीक है, रिपोर्ट दे दे। और दूसरा लाइन क्या बोला, प्रोडक्ट डिलीवर करनी है कस्टमर को। अब एम्प्लॉय चुपचाप रह गया, मैनेजर के सामने तो एम्प्लॉय की बात निकलती नहीं है, चुप से सुनता है, वो चुप रह गया। अब एक बात बताइए, इससे क्या क्लियर होता है कि सिर्फ रिपोर्ट देनी है प्रोडक्ट के बारे में या डिलीवर भी करना है?